हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 जीव विज्ञान। कक्षा 10 का जीव विज्ञान बहुविकल्पी प्रश्न 12 बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ेंगे और 2 दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे। एनसीईआरटी वे से लिया गया है। पूरा चैप्टर 1 है, जीव विज्ञान का चैप्टर 1 है। कक्षा 10 का बोर्ड परीक्षा में हर साल आया हुआ पेपर है भाई। बोर्ड परीक्षा में हर साल आया हुआ पेपर। इस वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि आपका बोर्ड पेपर नज़दीक आ गया है, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच जरूर कीजिए। सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम का स्राव कहाँ होता है? रेनिन एंजाइम का स्राव कहाँ होता है? आमाशय में, वृक्क में या कृत में या क्षुद्रांत में? तो कहाँ होता है आपका? आमाशय में होता है। कहाँ पर होता है? आमाशय में होता है। उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है एटीपी, माइक्रोकांडिया, ग्लूकोज या वसा। तो क्या है? एटीपी है। क्या है? एटीपी है। उसके बाद अब हम लोग का अगला प्रश्न है पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है। पादपों में एक अपशिष्ट पदार्थ है शर्करा, रेजिन, अमीनो अम्ल, ग्लूकोज। तो क्या है? रेजिन है। क्या है? रेजिन है। उसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग का खनिज लवणों का अवशोषण होता है। खनिज लवणों का अवशोषण होता है जड़ों द्वारा, तनु द्वारा, पत्तियों द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जड़ों द्वारा। उसके बाद अगला प्रश्न है जठर। जठर रस स्रावित होता है। जठर रस स्रावित होता है अग्नाशय से, पित्ताशय से या अमाशय से या कृत से। किससे होता है? अमाशय से होता है। किससे होता है? अमाशय से होता है। उसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न है पित्त रस का निर्माण होता है। पित्त रस का निर्माण होता है अग्नाशय में, वृषण में, यकृत में या पित्ताशय में। तो कहाँ होता है? यकृत में होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है हम लोग का फ्लोएम। फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है। फ्लोएम द्वारा भोजन का हस्तांतरण होता है सुक्रोज के रूप में या प्रोटीन के रूप में, हार्मोन्स के रूप में, वसा के रूप में। तो किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के रूप में। किसके द्वारा होता है? सुक्रोज के रूप में। उसके बाद अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उत्सर्जन में, श्वसन में, वृद्धि में, पाचन में। तो किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में। किसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? श्वसन में। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं। रंध्रों में द्वार कोशिकाएं पाई जाती हैं 5, 4, 3 या 2। कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 2 पाई जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है पहला जड़ में या पत्ती में, तने में, फूल में। तो किस में होता है? पत्ती में होता है। किस में होता है? पत्ती में होता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा पित्त रस का निर्माण होता है? अग्न्याशय से, यकृत से, वृषण से या पित्ताशय से। किसके द्वारा होता है? यकृत से होता है। किसके द्वारा होता है? यकृत से होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है
विटामिन सी का अच्छा स्रोत है। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है अंडा, गेहूँ, मछली, संतरा। तो क्या है? संतरा है। क्या है? संतरा है। उसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी है 2। जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है? 2012, 13, 16, 19 में पूछा गया है। तो एक और हम लिखेंगे जाइलम में वाहन और फ्लोएम में वाहन। तो इसमें जाइलम, तो अब लोग को हम बता दें, इसमें जाइलम जड़ से पत्तियों तथा अन्य भागों में जल तथा घुले लवण परिवहन करते हैं। घुले लवण परिवहन करते हैं। तो फ्लोएम भोजन पदार्थों को घुली अवस्था में पत्तियों से पादप के दूसरे भागों का परिवहन करता है। बारीकी से देखिएगा, इसको याद करके जरूर जाइएगा। उसके बाद इसमें जाइलम में दूसरा है, जाइलम में पदार्थों का परिवहन वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है। वाहिकाओं तथा वाहिनियों द्वारा होता है। फ्लोएम में देख लेते हैं। फ्लोएम में पदार्थों का परिवहन चालनी ट्यूबों द्वारा सहचर कोशिकाओं की सहायता से होता है। सहचर कोशिकाओं की सहायता से होता है। उसके बाद अगला है ऊपर की ओर जल तथा घुले लवणों का चढ़ाना पत्ती की कोशिकाओं से जल अणुओं के वाष्पीकरण से उत्पन्न खिंचाव के कारण होता है। और इसमें फ्लोएम में पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम ऊतक में एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए होता है। परासरण दाब बढ़ा देता है जो फ्लोएम से पादपों को ऊतकों की ओर भेजता है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद हम लोग का अगला प्रश्न है, रुधिर और लसिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। 2013 में 14, 15, 16 में पूछा गया है प्रश्न। रुधिर स्कोर एक और लसिका। तो रुधिर पहला है, यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। यह गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। और इस लसिका में यह रंगहीन तरल संयोजी ऊतक है। ये क्या है? यह रंगहीन और ये गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद इसमें दूसरा, रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद इसमें लसिका में प्रोटीन अपेक्षाकृत कम मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद रुधिर में देख लिया जाए, इसमें ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। और लसिका में इसमें ऑक्सीजन कम मात्रा में होती है। उसके बाद रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होती है। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। उसके बाद लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं।